नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीसी भास्कर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है मोटिवेशन मंत्रा डीसी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का आधार कौन सा चार्टर बना था, जिसमें संघीय न्यायपालिका की चर्चा है। क्या आप इस बात से भी अवगत हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 जो भारत में सिविल सेवाओं की प्रतियोगिता कराता है, उसका बीजारोपण कहाँ से हुआ था? क्या आपको ये पता है कि भारत अंग्रेजों का औपचारिक रूप से गुलाम कब हुआ? क्या आप ये जानते हैं कि भारतीयों को शासन में शामिल करने का पहला कदम किस अधिनियम के तहत उठाया गया? और क्या आप इस बात से अवगत हैं कि कानून के शासन और संवैधानिक शासन के विचारों को मजबूत किस अधिनियम ने किया? तो दोस्तों, दिल थाम के रहिएगा, इन सारी चीज़ों की व्याख्या इस वीडियो में होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट को भारतीय संविधान का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह चार्टर था, यही वह अधिनियम था जिसके तहत संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी और गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों और कार्यकारी शक्तियों को अलग अलग किया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट का प्रावधान क्या था और उसका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी ब्रिटिश कालीन चार्टर ने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी संविधान को प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसका हमारे भारतीय संविधान का तार किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था उन चार्टर से। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट ने जो पहला काम किया वह था विधायी और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण, मतलब दोनों में वहां पे भेद कर दिया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद के प्रशासनिक और विधायी अर्थात कानून बनाने वाले कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और यह एक मिनी संसद की तरह कार्य करने लगा, अर्थात एक मिनी संसद का जन्म हुआ। इसने जो दूसरा कदम उठाया वह था स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, जिसमें मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा सरकार से एक एक सदस्य लिए गए। तीसरा जो कार्य हुआ वह भारतीय सिविल सेवा के क्षेत्र में हुआ, क्योंकि इसी चार्टर एक्ट के तहत योग्यता आधारित खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, जिससे भारतीयों के लिए प्रशासन में शामिल होने का आंशिक रास्ता खुला। अगला जो कार्य हुआ दोस्तों, वह कंपनी का अनिश्चितकालीन शासन था। ब्रिटिश संसद ने किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कंपनी को कि आप कब तक शासन करेंगे, अर्थात ब्रिटिश संसद जब चाहती कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। और अगला जो था वह भारत सरकार और भारत परिषद, अर्थात गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा, जिससे एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह बात तो हुई कि 1853 के चार्टर एक्ट का प्रावधान क्या था, लेकिन उसने संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित किया? तो पहली बात तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही संघीय न्यायपालिका की स्थापना का आधार हुआ और वह आधार बना, और 309 भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रारंभिक स्वरूप वहीं से लिया गया जान पड़ता है। तो संसदीय प्रणाली का बीजारोपण हुआ, क्योंकि विधान परिषद का एक मिनी संसद की तरह कार्य करना 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ।
ब्रिटिश संसद की कार्य प्रणाली को अपनाना आधुनिक संसदीय लोकतंत्र की नींव रखता है। अगला जो प्रभाव था वह था प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाना, अर्थात सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान और शक्तियों का पृथक्करण भविष्य में संविधान में अधिकार पृथक्करण और जवाबदेही के सिद्धांतों को दर्शाता। और इसका जो अगला प्रभाव था वह था स्थानीय शासन का आधार, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, जो भविष्य में स्थानीय स्वशासन और संघीय ढांचे के विकास के लिए एक प्रारंभिक कदम माना जाता है। दोस्तों, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास की दिशा तय की और भारतीय संविधान के कई मूलभूत सिद्धांतों जैसे विधायी निकाय, प्रतिनिधित्व, सिविल सेवा इत्यादि के लिए आधार तैयार किया। तो दोस्तों, ये तो थी 1853 की बात। लेकिन जब बात आती है कि भारत अंग्रेजों का औपचारिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से गुलाम क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसी का शासन था, लेकिन हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम अर्थात वहाँ के संसद, वहाँ की सरकार का गुलाम कैसे हुए और कब से हुए। दूसरी बात, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की दिशा में पहला औपचारिक कदम किस अधिनियम के तहत उठाया गया। और तीसरी बात कि कानून के शासन और संवैधानिक शासन के विचार को मजबूत किस अधिनियम ने किया था। तो इन बातों का भी आप जवाब सुन लीजिए दोस्तों। तो वह अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, 1857 अर्थात प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद जो उथल पुथल मचा वो ब्रिटिश संसद सहन नहीं कर पाई और 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और तभी से भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का शासन हुआ, वहाँ के राजा का शासन हुआ, हम सब उसके गुलाम हो गए। तो दोस्तों, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, जरा पहले इस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला जो था वह था शासन का हस्तांतरण। इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और भारत अब ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। दूसरा जो था वह द्वैध शासन की समाप्ति। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अर्थात दोहरी शासन प्रणाली लाई गई थी, उसे 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात जो थी, तीसरा परिवर्तन जो लाया गया वह था भारत सचिव का पद। दोस्तों, भारत के राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था और भारत के प्रशासन का नियंत्रण भारत सचिव ही करता था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया था। चौथा जो परिवर्तन दिखा वह था अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसका नया नाम वायसराय पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार वायसराय जो था वह ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधित्व भारत में करता था। तीसरी जो बात थी, भारतीय सिविल सेवा अब औपचारिक रूप से भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उनकी नियुक्ति उच्च पदों पर अब भी नहीं होती थी, अर्थात भागीदारी एकदम सीमित थी।
इसके तहत एक और सुधार हुआ था, स्थानीय प्रतिनिधित्व। दोस्तों, विधान परिषद में भारतीयों के लिए सीमित प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, लेकिन शक्तियां बहुत कम दी गई। और रियासतों का प्रभाव 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार करें, और इसके बदले व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन उनके विलय की समाप्ति को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, तो इस अधिनियम का संवैधानिक प्रभाव क्या था? तो सबसे पहला, इस अधिनियम ने भारत में एक केंद्रीकृत और जवाबदेह प्रशासनिक संरचना की नींव रखी, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए आवश्यक थी। अगला जो इसका प्रभाव था वह था कि इसने भारत में एक केंद्रीकृत और जवाबदेह प्रशासनिक संरचना की नींव रखी, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए आवश्यक थी। इसने कानून के शासन और संवैधानिक शासन के विचारों को मजबूत किया, हालांकि शुरुआत में यह पूर्णतः औपनिवेशिक था। और सबसे प्रभावपूर्ण कदम जो था, इसने भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की दिशा में पहला कदम उठाया, जिससे भविष्य में पूर्ण स्वशासन की मांग को बल मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पुनः मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।